हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं नीरज शर्मा आ गया हूं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स। मगर आज का चैप्टर शुरू करने से पहले आज की ज्ञान की बात। बच्चों, ज्ञान की बात यह है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कुछ लाइनें, हालांकि बहुत बड़ी एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। इसका मतलब बस आपको यह समझना है प्यारे बच्चों कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में हार मिली या असफलता मिली तो यह मतलब नहीं कि बस बैठ जाना है। कोई बात नहीं, कहां कमी रह गई यह देखना है और फिर आगे बढ़ना है, कहां कमी रह गई फिर आगे बढ़ना है। बस ये आपको कंटिन्यू प्रोसेस करता रहना है। काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, मतलब आप ये मान लो को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाए, मुसीबत की से सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन हमें हारना नहीं है। बार बार हमें ट्राई करना है और फिर तो कंफर्म्ड है कि सफलता हमारे को जरूर मिलने वाली है। ठीक है, आप पढ़ना कभी आपको टाइम मिले, बहुत अच्छी कविता है ये। काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम आज का हमारा चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ट्रायंगल्स चैप्टर है बच्चों हमारा। ठीक है, सबसे पहले बहुत बेसिक इसकी जो बातें हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए। तो बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर की बहुत बेसिक सी जो बातें हैं पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। देखो, ट्रायंगल आप सबको पता है, आप बचपन से पढ़ रहे हो ट्रायंगल को, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल क्या है? क्लोज शेप है, हैविंग 3 साइड्स, है ना। एक क्लोज शेप है जिसकी 3 साइड होती है, 3 इंटरनल एंगल्स होते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? ये ट्रायंगल होता है। अब बच्चों 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, है ना। वहां पर आपने कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के तरीके सीखे थे। यहां हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, और सिमिलैरिटी से पहले हम बीपीटी पढ़ेंगे। आपने बीपीटी का नाम तो सुनी रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, उसके बाद सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज भी पढ़ेंगे, और फिर एक पाइथागोरस थ्योरम भी हमारे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने हैं। ठीक है, आज हम अभी बीपीटी को डिस्कस करेंगे, उससे पहले पर थोड़ा समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या। तो ट्रायंगल बच्चों मैंने आपको बता दिया क्या है ट्रायंगल। क्लोज शेप हैविंग 3 साइड्स। ठीक है, क्लोज शेप होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, कैसे भी आप इस बात को बोल सकते हो। 3 इसमें इंटरनल एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। तो अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट हो गए, 3 इंटरनल एंगल और 3 साइड्स हमारे पास ये एलिमेंट हो गए। ये हमारे काम आएंगे जब हम सिमिलैरिटी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो सिमिलैरिटी के बारे में है कि सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक सी बातें आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताता हूं। देखिए, सिमिलैरिटी क्या है, यहां पर मैं आपको पूरा बताता हूं। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज 2 फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप एंड दे मे नॉट हैव द सेम साइज। देखो यहां पर ये चीज मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में ये क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज 2 फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। ठीक है, सेम शेप की बातें कर रहा है बच्चों। 9th क्लास में आपने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी ना, तो वहां पर आपने ये पूरी लाइन पढ़ी होगी कि द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऐसा करके इज 2 फिगर्स आर सिमिलर एंड सेम इन साइज। दोनों चीजें, सिमिलैरिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, जो 2 फिगर्स हमारे को दिए हुए उनको शेप भी सेम होनी चाहिए और उनकी साइज भी सेम होनी चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो न हो यहां पर कोई मैंडेटरी नहीं है, है ना। देखो लिखा हुआ ही नहीं है, दे मे नॉट हैव द सेम साइज। अगर साइज भी सेम हो गई शेप के साथ तो फिर वो तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गए। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही ना मेरी बात? तो सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ कंडीशन क्या है कि शेप सेम होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, 2 सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस विल ऑलवेज बी सिमिलर। अगर 2 सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंट रेडियस के 2 सर्कल है, वो दोनों हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस पता लग रहा है आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। 9th में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, 10th में आप सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा है डेफिनेशन में कि सिमिलैरिटी में सिर्फ सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि शेप जो है ना वो सेम होनी चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पर शेप के साथ साथ साइज भी सेम होनी चाहिए। मतलब आपने अगर याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, ओवरलैप कर जाते हैं।
दोनों फिगर एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर गए तो इसका मतलब है शेप और साइज दोनों सेम है, मतलब दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। सिमिलैरिटी में हम सिर्फ और सिर्फ शेप की बात कर रहे होंगे कि क्या दिखने में दोनों एक जैसे हैं, फिर बाकी अंदर कुछ और फंडे होते हैं जैसे कि उनके इंटरनल एंगल्स के बारे में, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में, वो भी हम देखेंगे खैर। लेकिन एक बेसिक सी जो बात है ना सिमिलैरिटी के बारे में, वो हमें पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आप सिमिलैरिटी को अच्छे से समझ गए होंगे कि सिमिलैरिटी क्या होगी। ठीक है, जैसे और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं अलग अलग साइड्स के। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? दो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और दूसरा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी मान लीजिए आप है 10 सेंटीमीटर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर की, और जो दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स 10 सेंटीमीटर की होने वाली। ठीक है, तो ये दोनों को आप क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो। ठीक है, मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्यों? कॉन्ग्रुएंट में तो दोनों 5 के होने चाहिए थे या दोनों 10 के ही होने चाहिए थे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है क्या बात? आ गया समझ? आगे बढ़ सकते हैं हम? कंफर्म, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो आपको सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया मेरे ख्याल से तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हमें बताया गया कि बच्चों जैसे ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर, एक जनरल डेफिनेशन हमने सीख ली कि सिमिलैरिटी क्या है, मगर अब हम तो चूंकि इस चैप्टर में ट्रायंगल्स ही पढ़ने वाले हैं तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में पूरे में। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी सिमिलैरिटी के बारे में और बात करें कि सिमिलर ट्रायंगल किनको कहोगे आप। तो देखो टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ, अब देखो एक जनरल डेफिनेशन बच्चों वाली जो बात होती है वो तो आपको पता लग गई कि भाई शेप सेम होनी चाहिए तो वो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अब टेक्निक क्या है, बेसिकली है क्या, ओरिजिनल बात क्या है, तो वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। समझो, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ, अब दो कंडीशंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर सिमिलैरिटी टिकी हुई है पूरी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, Their corresponding angles are equal। अब मैं बताऊंगा corresponding angles equal से क्या मतलब है। ठीक है, सेकंड पढ़ो, Their corresponding sides are in proportion। देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है proportion, equal का वर्ड का यूज नहीं किया गया है, proportion वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब भी समझाऊंगा आपको। proportion और are in the same ratio। अब रेशियो जरूर, रेशियो भी आपको समझ में आ रहा होगा सेम रेशियो का मतलब क्या है, अब समझ गया, proportion सेम रेशियो। ठीक है, तो ये बात है। सिमिलर ट्राइंगल्स आर डिनोटेड बाय द साइन दिस, ये साइन देख लो सिमिलैरिटी का, ऐसा अल्फाबेट होता है ना एस, उसका उल्टा किया हुआ है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ये एस की जैसा होता है। कॉन्ग्रुएंसी का आपको पता है ऐसे होता था, ये ऐसा, और सिमिलैरिटी का सिर्फ ये ऐसा, ये इक्वल टू वाला हटा देते हैं उसके नीचे से, है ना, ऐसा मान लो। तो बच्चों आपके पास अगर दो ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये मैं आपके लिए दो ट्राइंगल बना रहा हूं, फर्स्ट ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, ये एक और ट्राइंगल हो गया। ठीक है, आप इनको नाम दे दो, जैसे मान लीजिए मैंने इसे नाम दे दिया एबीसी, ये ए ट्राइंगल है, ये बी और ये सी, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा मेरा पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको दोनों बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखना बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पूरे साल सिमिलैरिटी को नहीं समझा है तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि अभी कुछ टाइम में मैं आपको सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि सिमिलैरिटी आखिर है क्या। फिर क्राइटेरिया तो हम डिस्कस करेंगे ही सही, है ना, लेकिन पहले सिमिलैरिटी पता तो हो कि एक्चुअली में है क्या, हवा में बातें थोड़ी होंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखो पहला क्या कह रहा है, Their corresponding angles are equal। अब देखो corresponding angles equal से क्या मतलब है, यहां पर देखना एंगल A और एंगल P इक्वल होने चाहिए। तो एंगल A बच्चों ये रहा, ये आपका एंगल A है, और ये रहा आपका एंगल P। देखो अब करस्पॉन्डिंग एंगल A की करस्पॉन्डिंग एंगल P ही माना जाएगा, एंगल A के करस्पॉन्डिंग Q या R यहां पर नहीं माना जा रहा है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है एंगल A और एंगल P। ऐसे ही एंगल B ये रहा, ये एंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल क्यू के, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। ऐसे एंगल सी किसके करस्पॉन्डिंग है बच्चे, एंगल आर के, ये देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब अब आपको समझ में आ गया। ये लाइन एंगल ए जो है एंगल पी के करस्पॉन्ड, एंगल बी जो है
एंगल क्यू के और एंगल सी जो है वो एंगल आर के। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, है ना। यही तो कहा था हमने, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स तो इक्वल ही होने हैं, है ना। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी में भी एंगल्स तो इक्वल होते ही थे, साथ ही साथ साइड्स भी इक्वल होती थी, है ना। मगर यहां पर साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, उनका रेशियो इक्वल होता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो नेक्स्ट बात सुनो, यहां पर लिखा हुआ पढ़ लो पहले। Their corresponding sides are in proportion or you can say in the same ratio। इसका मतलब समझो प्यारे बच्चों, देखो बहुत ध्यान से, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो देखना ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ये जो ए बी है, ये ए बी, ये इस पी क्यू के इक्वल होगी। इक्वल नहीं होगी, इन दोनों का जो रेशियो है, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, ये बी सी और क्यू आर के रेशियो के, ठीक है। ऐसे ही जो ये ए सी है, ये मान लो ये ए सी, इसका होगा इसके रेशियो के इक्वल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब इस साइड का जो रेशियो होगा, ये ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो सेम इनके करस्पॉन्डिंग के रेशियो के इक्वल होगा। अब समझो बात को, पर्टिकुलर रेशियो की बात नहीं हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगे, है ना। यानी कि जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है ना। भाई प्रोपोर्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शन क्या होता है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है छोटी क्लासों में, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में था। प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तब जाकर के प्रोपोर्शन में, अगर एक की बात हो तब तो वो रेशियो ही हो गया। तो यहां रेशियो नहीं, प्रोपोर्शन की बात हो रही ना, तो दो रेशियो निकालेंगे। देखो ए बी अपॉन पी क्यू का और ए सी अपॉन पी आर का, और फिर इन रेशियोज को जब आप इक्वल पुट करोगे तब हम कहते हैं, दो रेशियो जब इक्वल होते हैं तो हम इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। तो फिर इस तरह से ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी अपॉन आर पी, ये क्या हो गए अब प्रोपोर्शन में। तो यहां पर इसीलिए प्रोपोर्शन वर्ड का यूज किया गया था, प्रोपोर्शन। तो अब अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो कि उनके तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि जैसे अगर मैं पर्टिकुलर फिगर की बात करूं तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो ये एंगल सारे आपस में इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स का रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, और ये ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होना जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम जब सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी कि इनको कैसे इक्वल बनाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें वहां पर आपको और अच्छे से पता लग जाएंगी। समझ में आ रही मेरी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फिगर से और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो हेडलाइंस, जो हाईलाइट कर रखी चीजें, ये सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो, चैप्टर जो हमारा ट्राइंगल्स है इसमें दो थ्योरम्स, एक तो बीपीटी और एक पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ना प्रूव भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत ध्यान लगा करके ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। तो पहले हम बात करेंगे बीपीटी की, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम, ठीक है। बीपीटी या थेल्स थ्योरम एक ही बात है। बीपीटी शॉर्ट में हम कहते हैं, पूरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नाम है इसका, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, बीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट में और थेल्स थ्योरम भी इसे कहा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है सुन लो। In a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब बच्चों यहां पर देखना बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, if a line is drawn parallel to one side, देखना यहां पर इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपने पहले इस फिगर को चलो छोड़ो, मैं अपना एक खुद का फिगर आपको बना के दिखाऊं कि ये क्या कह रहा है। तो उसमें पहले एक्सप्लेन करता हूं चीज को। देखो ये ठीक है, नाम दे दिया, लेट्स सपोज जैसे एबीसी, ए बी और ये सी, ठीक है बच्चों, एबीसी नाम दे दिया। तो वो क्या कर रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो कि मैंने ये एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली बच्चों, ये जो यहां पर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखो ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है करी, और ये लाइन जो है
वो पैरेलल है बीसी के। ये यही तो कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये मान लो ए बी सी ट्राइंगल था और ये जो लाइन है एल नाम की, ये मैंने बीसी के पैरेलल मान लिए, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये देखो इस लाइन को भी यहां पर और इस लाइन को ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इन पॉइंट्स को आप चाहे तो कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया डी और इसे मैंने नाम दे दिया है ई, ठीक है। डी ई यहां पर नाम दे दिया। ये बस मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, बाकी मैं फिर इसी फिगर पे बात करने वाला हूं सारी की सारी, ठीक है। तो ये डी और ई पॉइंट हो गए। तो वो क्या कह रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड्स है ना बच्चों, ये दोनों साइड्स, ये पॉइंट्स, इनको क्या करते हैं फिर सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये यहां और यहां से। तो इसका मतलब ये एडी जो है, एडी ये अपॉन एडी अपॉन डीबी कह दो, ये इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी के। अब ये कैसे होता है, ये सारी बात मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखनी है आपको ये सारी चीजें, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझना सारी चीजों को बहुत क्लियरली, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजों को सॉल्व करूंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज, ठीक है। मैं इधर की साइड खड़ा होता हूं, देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हमें बोला गया गिवन है ट्राइंगल एबीसी एंड लाइन एल पैरेलल टू बीसी। देखो हमारे को क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले वो देख लो। ट्राइंगल एबीसी में एक पैरेलल लाइन एल हमारे को गिवन है और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो देखो ये एबी को डी पर और एसी को ई पर, ये लाइन एल कट कर रही है, ठीक है। तो यही बोला गया है, ट्राइंगल एबीसी एंड लाइन एल पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एबी एट डी। एबी ये रहा हमारा, ये एबी को तो इसने डी पर इंटरसेक्ट किया है, एंड एसी एट ई, और जो एसी वाली साइड है हमारी ये ए सी, इसको ई पॉइंट पर हमने हमारी ये पैरेलल लाइन जो है एल, इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। शॉन इन फिगर वो हमने यहां पर बता दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात तो यही बोली उसने, क्या बोला, ये बोलिए बच्चों, देखो मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये एबीसी जो था हमारा, ठीक है, ये लाइन हमारी थी एल, तो इसने एबी को तो किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, और ये जो था ई पॉइंट पर कट कर दिया, ठीक है। ये हमारे को गिवन है ना, ये तो हमारे को थ्योरम में मिला है। फिर हम इस रिजल्ट्स को आगे कैसे यूज करके प्रूव करेंगे कि साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, वो देखो आप, ठीक है। तो इतनी बात तो थ्योरम ने हमसे खुद ही बोल दी। क्या बोली है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, देखो लाइन इज ड्रॉन पैरेलल मतलब हमने एल लाइन तो पैरेलल ड्रॉ करी है ना। देखो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारे को गिवन होता है, क्या हमारे को रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में आएंगी ना, तब आप प्रूव करने की कंडीशन में आओगे, ठीक है। तो मैं बस यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइन दे रखी है और बोल रहा है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो दोनों जो अदर लाइंस, एक के तो पैरेलल हो गई, तो बाकी की जो दो साइड्स है उनको अलग अलग पॉइंट्स पर वो पैरेलल लाइन जो है हमारी वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो जो दोनों है ना, जो दो अदर साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ये हमें को बताना है, ठीक है। तो हमारे को देखो गिवन में हमने सबसे पहले यही बोला है कि ट्राइंगल एबीसी एंड अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट, एबी को तो डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये बेसिक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे टू प्रूव क्या करना है, रेशियो को प्रूव करना है कि भाई एडी जो है, एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है वो एई अपॉन ईसी के इक्वल होने वाला है। ये बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। क्या कह रहा है कि एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों। तो बस हम वो प्रूव करने के लिए सारी माथापच्ची कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रूव करने का तरीका सुन लो, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है, ज्वाइन बीई एंड सीडी। तो देखो सबसे पहले तो हमने इस फिगर में, हमारे फिगर में देखो ज्वाइन कर दिया किस किस को, बीई को। ये जो बी पॉइंट था इसको ई पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, और ये जो सी पॉइंट था इसको डी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। यानी कि ये देखो यहां से आप ये देखो इस तरह से, है ना, डॉट 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 लाइन से ज्वाइन कर दिया हमने। क्लियर है बात, ये देखो इस तरह से ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी एंड सी डी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉप, ये जो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बीपीटी को अगर प्रूव करना है तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, इसी पर डिपेंड करेगा पूरा
तो बहुत ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, ईएल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमारे को कि ईएल परपेंडिकुलर एबी। देखो ईएल नाम का परपेंडिकुलर एबी के ऊपर डाला जा रहा है बच्चों, तो ठीक है हम भी यहां से एक परपेंडिकुलर ईएल डालते हैं। ये देखो ये ईएल, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने यहां पर डाल दिया। ठीक है, यहां पर भी आप देख पा रहे हो ईएल ये परपेंडिकुलर हमने डाला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एक डीएम परपेंडिकुलर एसी। अब डीएम नाम का परपेंडिकुलर डल रहा है, ये देखो डीएम एसी के ऊपर, तो ये मैंने आपके लिए बच्चों पूरा यहां से डी और ये एम, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ओरिजिनल फिगर है मगर फिर भी मैं खुद आपको ड्रॉ कर करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा चीज समझ में आने लगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया ये कंस्ट्रक्शन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, है ना। तो इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना है आपको जब बीपीटी प्रूव करनी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात सुनो। आगे क्या कह रहा है, अब प्रूफ करने के लिए हमें एरिया ऑफ एडी की बात करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ एडीई, तो देखो एरिया ऑफ एडीई, ठीक है, ये ट्राइंगल है एडीई। अब ट्राइंगल के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए एरिया के, क्या होते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्राइंगल का जनरल फॉर्मूला एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो यहां भी मैंने बता रखा है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्या दो कोई दिक्कत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बोला है क्योंकि यहां पर एल्टीट्यूड काम आएगा। ठीक है, तो आप हाइट कहो चाहे एल्टीट्यूड कहो या परपेंडिकुलर हाइट कहो वो सेम ही बात होती है। ठीक है ना। चलिए तो हम एरिया ऑफ एडी निकालने जब शुरू करेंगे तो देखो एडी शुरू कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले 1/2 तो फॉर्मूले में आता ही है, ये रहा 1/2। अब बेस लेंगे तो बेस हमने पहले ले लिया, लेट्स सपोज एडी, ये एडी। अब एडी बेस लिया तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ईएल, दिख रहा है साफ साफ। एडी अगर आपका बेस है तो ईएल क्या है, परपेंडिकुलर है, कह सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर कहो एल्टीट्यूड कहो हाइट कहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ट्राइंगल एडीई का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एडीई, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस क्या एडी और हाइट क्या ईएल। तो हमारे पास एरिया ऑफ एडी आ गया 1/2 एडी इंटू ईएल। यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्लियर है क्या, समझ में आ रही मेरी बात। यहां तक तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी की भी बात कर रही है। देखो बीडी कहां है, बी डी ई है ना, ये देखो बी डी है ना, यहां से बी डी और ये ई। ठीक है, ये दिख रहा होगा बच्चों आपको, ये बी डी ई दिख रहा है। यहां पर भी इसने वही फॉर्मूला लगाया है। अब यहां पर इसने बेस लिया है डीबी को बेस लिया है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर क्या है, ये ईएल। अब आप सोचोगे कि सर ये तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो बच्चों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आपने कभी ऐसा नहीं देखा है क्या, जैसे मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज, ये तो बड़ा हो जाएगा, छोटा सा ही बनाता हूं। आपने कभी कभी ऐसा तो देखा ही होगा यार, ऐसा जब आपको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना होता है ना प्यारे बच्चों, तो ऐसे बाहर से भी ड्रॉ कर दिया जाता है। ये देखो अब ट्राइंगल के बाहर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो बिल्कुल ऐसा ही केस है यहां पर भी, आप ऐसे ही समझो इस चीज को। देखो हम बात तो कर रहे हैं ट्राइंगल कौन से की, बीडीई की, ट्राइंगल बीडीई की, लेकिन इस साइड को एक्सटेंड किया गया, देखो एक्सटेंड किया गया और यहां पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, तो आप ये डीबी बेस लोगे तो भी ईएल क्या होगा उसके लिए, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट, जो भी आप समझो उसको। तो यहां पर हमने यही किया है, बीडी इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है हमारा, डीबी, और अभी भी हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, तीनों नाम ही बोल रहा हूं बच्चों, कभी भी कंफ्यूज होना ही नहीं है यहाँ पे, इनटू ईएल। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। हमने ट्राइंगल एडीई का भी एरिया निकाल लिया है और ट्राइंगल बीडीई का भी एरिया हमने यहां से फाइंड कर लिया है, समझ में आ गई बात। अब हम इक्वेशन ये 1 है और इक्वेशन 2, इन दोनों से कुछ रिजल्ट्स निकालने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। देखिए अब हमने यहां पर क्या किया, दोनों जो एरिया निकाले ना ट्राइंगल एडीई का और ट्राइंगल बीडीई का, इनको देखो डिवाइड कर दिया दोनों को। तो डिवाइड करते ही 1/2 एडी इंटू ईएल, ये देखो इसका तो क्या था एडी इंटू ईएल, तो मैंने वही लिया है प्यारे बच्चों। दूसरा एरिया ऑफ बीडी है 1/2 डीबी इंटू ईएल, तो ये देखो दूसरे का डीबी इंटू ईएल। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैंने ये काम क्यों किया।
ये आपको पता लग गया होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। देखो रिजल्ट आ रहा है यहां से AD अपॉन DB, पर आप एक बार देखो क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB, मतलब प्रूव करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं हम, तो हमें ये दिमाग लगाना पड़ता है बेसिकली कि ये चीजें आएंगी कहां से। ठीक है, आगे बढ़ो। तो दोनों एरियाज को जैसे आपने डिवाइड किया प्यारे बच्चों, तो आपके पास आ गया ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, ये EL से EL भी कैंसिल, बचा क्या सिर्फ AD अपॉन DB। आ गया एक रिजल्ट, AD अपॉन DB आपके पास आ गया। ठीक है, अब सेम यही फंडा आपको एक बार और लगाना है। अब की बार ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD कहां गए, यहीं पर देख लो, ट्राइंगल ADE जो है कहां है, ADE। ठीक है, ये ट्राइंगल देख लो आप फिर से, ट्राइंगल ADE जो है, ADE में अब की बार देखो इसने क्या किया है, AE को बेस लिया और DM उस पे परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल सही है, ये AE हमने बेस ले लिया, अब की बार AE, और ये DM उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 AE इंटू DM होगा है ना, ये AE बेस हो गया और ये DM उस पे परपेंडिकुलर। सेम एरिया ऑफ CDE भी देख लो, एरिया ऑफ ये रहा CD और E। अब CDE में भी देखो प्यारे बच्चों, एरिया क्या रहा 1/2 EC इंटू DM, तो देखो बेस क्या है EC और DM ये इस पे परपेंडिकुलर। देखो फिर वही वाली बात है ना, बाहर से परपेंडिकुलर गिराया जा सकता है। अब ये इसी एग्जांपल में यहां पर समझाया था ना यार, ये वाला केस, तो बस वही केस है ना। तो ये EC है और EC जो हमारी आगे बढ़ रही है, इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है क्या, DM। ठीक है, तो वही हमने यहां पर भी ले लिया। अब फिर वही काम, ये यहां 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर दिया, DM से DM को कैंसिल कर दिया, तो AE अपॉन EC आ गया। क्या आ गया, AE अपॉन EC। अब बच्चों एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी चाहिए आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी वो चीज, है ना। यहां पर देखना, ये एरिया ऑफ BDE जो है और यहां पर ये एरिया ऑफ CDE है, ये इक्वल होने वाला है। क्यों होने वाला है ये जरा देखो, यहां पर देखना बहुत ध्यान से, एरिया ऑफ BDE, ये BD और E, ठीक है, ये BDE और एक CDE। आपने बचपन में नहीं 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में शेप अगर बन रही है तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। आपने पैरेललोग्राम के लिए भी पढ़ी थी ये चीजें कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। या ट्राइंगल्स की बात कर लें तो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ ली होगी, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम वाले चैप्टर्स में पढ़ी होगी, है ना, वहां पर से ही ये थ्योरम काम लिया हमने। देखो नीचे भी लिखा, सिंस BDE एंड CD आर ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो BE एंड BC जो है वो सेम हो गई, तो इसलिए एरिया ऑफ BDE जो है वो एरिया ऑफ CD के इक्वल हो जाएगा। तो अगर दोनों के एरियाज इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो इक्वल हो गया, सेम टू सेम ही तो है। देखो एरिया ऑफ ADE और CD, तो यहाँ पर चाहे BDE लिखो चाहे CD लिखो, दोनों जगह पे सेम है। तो इनडायरेक्टली बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ से ये वाला जो हमारा रिजल्ट आ रहा है और ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, यानी कि मैं लिख पाऊंगा यहाँ पर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB जो है प्यारे बच्चों वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। हैंस प्रूव्ड, यहां लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं हैंस प्रूव्ड, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मत समझना, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्यारे बच्चों BPT को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। कुछ भी नहीं है BPT में, बस ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के ऊपर ये परपेंडिकुलर्स वगैरह थोड़े से ढंग से डाल दो, एरिया का निकालना होता है और बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है BPT, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है से मतलब है कि अच्छी फ्रीक्वेंसी में आती रहती है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना। एक तो ये और एक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका कन्वर्स भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें सारी डिस्कस करेंगे बच्चों इस चैप्टर की, कोई कुछ नहीं छूटने वाला है हमारा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये BPT मेरे ख्याल से, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे फिर, ये हो गया हमारा। अच्छा एक कॉरोलरी भी होती है, ठीक है, उससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी होते हैं, तो वो भी देख लो साफ साफ। इन ट्राइंगल ABC अ लाइन DE पैरेलल BC, ये DE BC पैरेलल है, AB
इन डी एंड AC इन E, देन ये दो रिजल्ट और निकलते हैं बच्चों यहाँ से। AB अपॉन AD जो होता है, अब इसे प्रूव नहीं कर रहे हैं हम, AB अपॉन AD का जो रेशियो है ना, देख पा रहे हो आप, इज इक्वल टू AC अपॉन AE के, AC यानी कि टोटल साथ में AE के। ऐसे ही दूसरा रिजल्ट सेम ही है, वो भी AB जो है वो DB के भी इक्वल होगा, है ना। तो AB और DB का जो रेशियो हो रहा है वो AC और EC के रेशियो के भी इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी बातें, ठीक है। बेसिक जो मेन चीज है वो तो बीपीटी से ही निकली है बच्चों, क्या कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो साथ साथ इससे और रेशियोज भी इसने निकाल दिए। क्या निकाला, पूरी साइड जो है ये AB, ये AD, इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा AC अपॉन AE के रेशियो के। और सेम काम फिर दोबारा कि AB जो है उसका रेशियो DB इक्वल होगा AC अपॉन EC के। तो ये याद रखने वाली बात है, इसमें कोई अलग बात बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ जाओगे। अब और आगे चलते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों हमारे पास। ये मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको पता लगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन हम खुद भी करके देखेंगे, ठीक है। जैसे इसने बोला था ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद DC पैरेलल AB दिया हुआ है, E and F are the points on AD and BC respectively such that EF parallel AB। देखो ये फिगर में ही बात कर लेते हैं सारी। ABCD इज अ ट्रेपेजियम है विद DC पैरेलल है AB के। बच्चों ये DC जो है ना ये पैरेलल है AB के, ऐसा उसने बोल दिया। E and F are points on AD, E और F जो है ये AD पर और BC पर रेस्पेक्टिवली उसने पॉइंट्स दिए हैं और बोला है सच दैट EF पैरेलल है AB के, और बोला भी है कि EF जो है वो भी पैरेलल है किसके, AB के। तो प्रूव क्या करवा रहा है, प्रूव करवा रहा है कि AE जो है AE और ED का जो है रेशियो वो इक्वल है किसके, BF अपॉन FC के, ये BF अपॉन FC के। तो देखो क्या बीपीटी में बस आपको दिमाग यही लगाना है कि कहीं से भी आपको पैरेलल साइड्स को एक दूसरे के साथ लेना है या प्रूव कर देना है और वहां से आप बीपीटी को अप्लाई कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है बीपीटी अप्लाई करने का मौका। देखना, वी आर गिवन अ ट्रेपेजियम CD पैरेलल बता दिया पहले BA के बच्चों, तो देखना बहुत ध्यान से, ये CD जो है ये पैरेलल है ये AB या BA, आप इसे कुछ भी कहो, ठीक है। और यहां से AB जो है वो भी पैरेलल दिया हुआ है EF के, तो मतलब DC, EF और AD ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए, ये बात तो आपको पता लग गई पहले ही, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ो, हमने सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, वी जॉइन AC। देखो बीपीटी लगाने के लिए आपको ट्राइंगल तो चाहिए ही चाहिए, तो ट्राइंगल तो बनाएंगे पहले हम। तो हमने क्या किया, A को C से ज्वाइन कर दिया A को C से ज्वाइन। वहां पर देखो हमने क्या किया, वी ज्वाइन AC, इट मीट्स EF एट O। ये जो EF वाली साइड है इसको ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन, AC, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो ये ADC या AEO ये ट्राइंगल नजर आने लगे होंगे, तो अब हम बीपीटी यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखो अब हमने यहाँ पर इन ट्राइंगल ACD की बात करी, ट्राइंगल ACD। अब इसमें आपको पता है कि ये EF और CD जब पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली ये EO और DC भी पैरेलल होंगी, है ना भाई, उन्हीं का तो टुकड़ा ही है, EF का ही तो टुकड़ा है छोटा सा EO। तो देखो इसने यहाँ लिखा OE पैरेलल CD, ये OE जो है ये पैरेलल है CD के, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर वो रेशियो बाय द बीपीटी, है ना। बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, AO इक्वल, ये देखो AO इक्वल टू OC, है ना, अपॉन में कर रखा है, इसका रेशियो सामने वाली के रेशियो के, यानी कि AO अपॉन OC जो है वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन ED के। बीपीटी से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ इन ट्राइंगल CAB की भी बात कर रहा है, ये ट्राइंगल CAB। देखो यहाँ पर OF जो है वो पैरेलल होगा AB के, क्यों, क्योंकि ये दोनों गिवन दी हुई थी, ये इसी का हिस्सा है EF का ही, तो OF जो है वो AB के पैरेलल होगा। तो यहां से देखो फिर उसने रेशियो बना दिया कि ये OC जो है या CO अपॉन OA का रेशियो जो है वो CF अपॉन FB के रेशियो के इक्वल होना ही होना है। तो यहां से देखो यार बहुत इजीली सारी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये भी बीपीटी से हमने रिजल्ट लिखा है। यहां पर देखो कि AO अपॉन OC जो BF अपॉन AC के इक्वल आ गया, है ना। इसको आपने उल्टा करके लिखा है, सिंपल सा बात कि भाई OA अपॉन OC जो है तो ये FB अपॉन CF हो जाएगा, तो ये BF अपॉन CF हो गया। अब इक्वेशन 1 कहाँ है हमारी, ये वाली, ठीक है। ये देखो इस रिजल्ट से और ये इस रिजल्ट से क्या लिख सकते हो भाई, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये AE अपॉन ED जो है ये इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FC के, और यही हमें प्रूव करना था। कितना इजी है सारा काम, बस आपको क्या करना होता है, पहचानना है कि कौन सा ट्राइंगल में बीपीटी लगानी है। यहाँ पर उसने सारी की सारी तो
खुद ने ही पैरेलल दे दी थी, है ना, उसने खुद ही डीसी AB EF तीनों आपस में पैरेलल दे दी थी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा काम करना था। सॉरी, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के, तो प्रूव दैट कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। देखो क्या दिया, कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। DE पैरेलल है AC के, देखो बच्चों ये D और ये E, ये DE जो है ये पैरेलल है AC के, है ना, AC बड़ी वाली साइड के, और साथ साथ DF पैरेलल है AE के, ये DF जो है ये पैरेलल है AE के। अब आपसे प्रूव क्या करवा रहा है वो देखो, BF अपॉन FE जो है, यानी कि BF अपॉन FE इक्वल होगा किसके, BE अपॉन EC के, ठीक है, ये BE जो है ये होगा EC के। बहुत इजी है, देखो क्या कर रहे हैं, फटाफट से प्रूव करना बताता हूं मैं आपको इसको। आपका फिगर आपके पास ही है, ठीक है, इन ट्राइंगल, देखो यहां से समझा देता हूं सारा खेल, ये दब रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो इस फिगर में आप यहां से बहुत ध्यान से ये देखो कि इन ट्राइंगल AB की बात कर रहे हैं, पहले ट्राइंगल AB और E की बात कर रहे हैं बच्चों, ये ट्राइंगल AB और E। ABE में देखो कि DF जो है वो पैरेलल गिवन है AE के हमारे को, ये देखो यहां से DF पैरेलल AE हमारे को गिवन है बच्चों, है ना, DF ये रही पैरेलल है AE के, तो यहां से आप BPT को यूज करते हुए ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हो कि BD अपॉन DA, यानी कि BD अपॉन DA जो है वो इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE के, ये देखो, है ना भाई, ये DF जो है ये पैरेलल है AE के, तो हमने BPT में यही तो पढ़ा है, वही रिजल्ट हम काम में ले रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां से DF अपॉन AE पैरेलल दे दी, तो BD अपॉन DA का जो रेशियो है वो इक्वल होगा BF अपॉन FE के, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। इसे हमने ये इक्वेशन 1 डाल के यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। दूसरी बार अब ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, पूरे बड़े हुए ट्राइंगल की ABC, ABC की हम बात जब कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखो कितना इजी हो रहा है फिर से। अब यहाँ पर भी देखो आपको क्या दिया हुआ है कि DE जो है वो इक्वल पैरेलल है AC के, देखो DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो ये DE पैरेलल हो गया AC के, तो फिर से वही बात देखो ये BD जो है इसका रेशियो DA के साथ जो इक्वल हो जाएगा किसके साथ, बड़े वाले ट्राइंगल की BE अपॉन EC के, तो ये BE अपॉन EC, अब दोनों को क्या किया, सिर्फ इक्वल डाल दिया, देखो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, यानी कि BF अपॉन FE जो है, BF अपॉन FE जो है वो BE अपॉन EC के सीधा सीधा पैरेलल हो गई, सॉरी इक्वल हो गई। क्लियर हुई बात? तो ये बहुत इजी से बातें हैं और मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अब हम करने वाले हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो ये क्या कह रहा है, समझना इस चीज को भी, बहुत इजीली हम इसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो एक ट्राइंगल की बात कर रहा है पहले, तो ये एक ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, ठीक है, नाम दे दिया हमने इसको ABC, A B, इसको थोड़ा, ठीक है, ये A B और ये हमारा हो गया C, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक तो मिड पॉइंट है, दूसरे का ये मिड पॉइंट नहीं कह रहा, वो तो हमसे बोल रहा है ये करने को, साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो बच्चों मैंने क्या बोला, हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहां से, लेट्स सपोज ये लाइन नाम दे दिया इसे L, ठीक है। अब ये मान लो कि AB को तो ये बाइसेक्ट कर रही है D पॉइंट पर, ये तो उसने खुद ही बोला है उसका मिड पॉइंट है ये D जो है उसका क्या है, मिड पॉइंट, और ये मान लो कि इसको ये E पर कर रही है, हमें नहीं पता, लेकिन इसने ये बोल दिया है। देखो मैं यहां से अब कुछ बातें लिखने जा रहा हूं जो उसने हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, फिगर में ही सारी चीजें हमारे को पता लग जाएंगी। उसने बोला प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो हमने ना ये AB जो है इसका मिड पॉइंट है D, यहां से हमने ड्रॉ किया है, मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि AD जो है वो इक्वल है हमारा DB के, ठीक है भाई, ये बात तो हम पहले ही लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD जो है अपॉन DB जो है वो क्या है हमारे लिए, 1 है, ठीक है, 1 है। और साथ ही साथ उसने ये भी दिया है
कि वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल है अदर साइड के, तो हमें पता है यहाँ से कि ये भी हमारे को गिवन है कि डी जो है बच्चों वो पैरेलल गिवन है किसके, बीसी के, या मैं इसे डी नहीं कह करके एल कहता हूं फिलहाल, तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये देखिए आप, हम इसे कहते हैं एल। एल जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब यार यहां पर तो बीपीटी लगाना बनता है कि नहीं बनता है, आप खुद सोचिए कि ये एबीसी ट्राइंगल है, जो एल है ये बीसी के पैरेलल गिवन है और इसके मिड पॉइंट से भी गिवन है, तो हम यहां पर बीपीटी लगाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखना बाय द बीपीटी, डायरेक्ट लिख रहा हूं बाय बीपीटी, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं बच्चों, है ना, बाय बीपीटी। क्या होगा देखना, जैसे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है वो भी देख लो, इन ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी में हम ना प्यारे बच्चों बीपीटी लगा रहे हैं, तो देखो क्या होगा, बीपीटी जैसे लगाएंगे तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल हो जाएगा एई अपॉन किसके, ईसी के, ये ईसी के इक्वल हो गया। अब हमें तो एक चीज पता है कि यार एडी अपॉन डीबी जो है वो तो 1 के इक्वल है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं ना कि एई अपॉन ईसी जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। और अगर ये 1 के इक्वल हो गई इसका मतलब एई जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, ईसी के। अब आप खुद सोचिए कि एई और ईसी कब इक्वल होंगी बच्चों, एई और ईसी कब इक्वल होंगी, जब ये ई जो है वो क्या बन जाए, एसी का मिड पॉइंट। सो वी कैन से, we can say E is a midpoint. E is a midpoint of AC, ठीक है। तो यहां पर हमने ये बता दिया कि जो E है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये बात प्रूव हो सकती है ना, E is a midpoint of AC। देखो बच्चों बहुत इजी है बीपीटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कन्वर्स के बारे में जानते हैं, इसके बीपीटी के कन्वर्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कन्वर्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइंस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस बार उल्टा बोल दिया है ना, तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड अ लाइन एल इंटरसेक्ट एबी। एक ट्रायंगल एबीसी है, ये लाइन एल जो है इंटरसेक्ट कर रही है एबी को डी पर और एसी को ई पर, सच दैट एडी अपॉन डीबी, तो एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल है एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के ये इक्वल है। अब हमसे ये क्या प्रूव करवा रहा है इस बार वो देखो, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी और डी, है ना। लाइन एल जो है ये एल जिस पर डी पॉइंट्स भी सी के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना, इज पैरेलल टू बीसी, ये बीसी है। और आप ये भी कह सकते हो कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, एल का हो या डी को, ठीक है, क्योंकि वो एल पर ही है डी और ई दोनों पॉइंट, ठीक है। ये इस बार प्रूव कर देखो, कन्वर्स है तो ऑब्वियसली उल्टा हमारे को जो रिजल्ट गिवन होता है वो तो प्रूव करने का है, जो प्रूव करने का होता है वो गिवन होता है, यही है ना। तो देखो प्रूव के लिए क्या कर रहे हैं, इफ पॉसिबल लेट द लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू बीसी थ्रू डी, ड्रॉ एल डैश नाम की एक अलग लाइन इसने ड्रॉ करी है प्यारे बच्चों, एल डैश पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एसी इन ई डैश। नाउ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, देखो हमने ये कहा कि नहीं, ये जो एल है एल की जगह पर एल डैश नाम की एक और लाइन है जो इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, इफ पॉसिबल लेट द लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यानी कि बीसी के पैरेलल एल नहीं है बल्कि एल डैश एक अदर लाइन है, ठीक है। समझना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है ये डी से हमने जो पास करी तो ई पर नहीं जाकर के ई डैश पे इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट आप जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो, ठीक है। ये सब हम एक तरह से आपको यूं वो जिसे हम कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात होती ना कि नहीं हमने तो नहीं, हमने एक अदर लाइन और ले ली उसको प्रूव करने के लिए, बाद में हम क्या करेंगे दोनों पॉइंट्स को कोइंसाइड करवा देंगे और ये कह देंगे कि लाइन क्या है एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब हमने यहां पर क्या किया कि भाई बीपीटी तो फिर भी लगेगी, है ना। हमने डी ई डैश या एल डैश नाम की जो लाइन है जिसे कि हमने बीसी के पैरेलल मान लिया, तब भी बीपीटी तो लगानी है हमारे को, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बीपीटी लगाते हैं तो देखो क्या बनेगा, यही एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल होना चाहिए ए डैश अपॉन ई डैश सी के, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट रिजल्ट अलग था, सेकंड रिजल्ट अलग था, तो उसके अकॉर्डिंग
देखो यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो था, यहां से देखो ये यहां पर एडी अपॉन डीबी जो था वो ए अपॉन ईसी के इक्वल था। तो यहां पर देखो ये एडी अपॉन डीबी इसके इक्वल आ गया, तो 1 और 2 से मिलाएं तो हम, तो ये यहां से जो ए अपॉन ईसी था बच्चों, वो इस ए ई डैश सी के इक्वल हो जाएगा। देखो दोनों इक्वल हो गए, यहां से समझ में आ रही बात। और इन दोनों में 1 ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी आपको पता चलेगा। देखो दोनों में जैसे ऐड किया, सिंपल सा एलसीएम लिया, तो ए प्लस ईसी अपॉन ईसी, और यहां से ए डैश प्लस ई डैश सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो देखना क्या बनेगा, ए ई प्लस ई सी तो भी क्या बन रहा है ए सी, और ए ई डैश और ई डैश सी तब भी क्या बन रहा है ई सी। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के आपको बात समझ में आई, ये दोनों ऊपर ए सी तो इक्वल है, ये भी इक्वल, इसका मतलब ई सी जो है वो ई डैश सी के इक्वल ही होगा। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो लिखा हुआ विच इज ओनली पॉसिबल इफ E and E dash coincides, hence line L is parallel to BC और D parallel to BC। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। देखो ये तो चीज उसने आपको खुद ने दे दी थी, ये वाली चीज तो उसने आपको खुद ने ही गिवन दी थी, ठीक है। इस चीज में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं था, है ना भाई। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो भाई ये जो हमारी पहली लाइन थी ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो में इसको कर ही रही थी, ये तो गिवन था हमारे को एक तरह से। तो हमें प्रूव क्या करना था कि L या BC जो है वो पैरेलल थी BC के, ठीक है। D पैरेलल थी BC के, एक ही बात है। तो हमने ये कह दिया कि एक अलग लाइन L डैश नाम की जो है वो इसके पैरेलल है, किसके BC के। तो फिर हमने बस उसी के साथ रिजल्ट को आगे बढ़ाते हुए BPT लगा दी, और फिर बाद में जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया चीजों को तो वो सेम ही आ जाती है, यानी कि E डैश और E पॉइंट जो है हमारे ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड ही करेंगे, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत इजी सी बातें हैं यहाँ पर भी, और मैं उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन है एक यहाँ पर बच्चों, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखना इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम। देखो क्या कह रहा है, सुनना बात को। एक ट्रायंगल बनाया पहले मैंने, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ट्रायंगल है, नाम दिया बच्चों इसका ए बी और सी। आगे क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो ये मिड पॉइंट्स है भाई दोनों, है ना, नाम दे दिया इसको डी और ये ई, ठीक है। ये हमारे को गिवन है बच्चों। अगर आपको बहुत तरीके से भी प्रूव करना रहे ना, तो फिर हम पूरा प्रूव करने के लिए भी बहुत ढंग से सारा काम करते हैं, उसमें गिवन क्या प्रूव करना है ये सब भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां से देखो आपको क्या प्रूव करना था, ये देखो आप बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। भाई आपको गिवन क्या है, तो यहां पर आप लिख सकते हो पहले टू गिवन क्या है तो वो देख लो। आपको गिवन ये है प्यारे बच्चों, उसने बोला है, क्या बोला है कि मिड पॉइंट से गुजर रही। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स का मतलब है डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, है ना। डी जो है हमारा वो क्या है, डी, अच्छा दोनों के लिए लिख सकते हैं एक साथ ही, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ये चीज हम यहाँ मेंशन करेंगे, और इससे डायरेक्ट एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए डी जो है, ए डी वो इक्वल होगा किसके, डीबी के। यही बात है, हाँ या ना, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको यार। देखो भाई ये डी मिड पॉइंट है यार, तो ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, डीबी के। ये समझ में आ गई बात आपको, है ना। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि एडी जो है वो डीबी के इक्वल है, और ये 1, ठीक है। भाई दोनों इक्वल हैं तो दोनों 1/1 के रेशियो में रहने वाले, कंफर्म। ऐसे ही सेम इधर के लिए भी लिख लो, मैं दोनों बातों को यहीं पे क्लियर कर देता हूं। यहां पर से भी यही बात होनी कि ए ई जो है वो भी इक्वल होगा किसके, ईसी के। क्यों भैया, क्योंकि ई जो है वो भी मिड पॉइंट गिवन है एसी का। तो यहां से भी सेम बात कि ए जो है वो, ये ए जो है ये ईसी है ना, और ये 1, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। तो यहां से एक चीज देखो, अब आगे बढ़ना थोड़ा सा, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट। तो आपको प्रूव क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूव देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
आपको प्रूव ये करना है कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, है ना। इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, इसे आप इक्वेशन 2 नाम दे सकते हो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये 1 के इक्वल ये, और इक्वेशन 2 में भी ये 1 के इक्वल ये, तो फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म 1 एंड 2, है ना बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 से डायरेक्ट हम ये रिजल्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्या, देखो ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली दोनों के दोनों आपस में कैसे हो जाने, इक्वल। तो हम यहां से लिख सकते हैं AD अपॉन DB जो ये है वो इक्वल है बच्चों किसके, AE अपॉन EC के। और फिर यहां से बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, यहां से देखो BPT का कन्वर्स याद करो, अगर रेशियो जो है साइड्स का रेशियो सेम है, प्रोपोर्शन में है, तो फिर लाइन क्या होगी, पैरेलल। अभी तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, देखो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक लाइन अगर ट्रायंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो लाइन है, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो बस बाय द कन्वर्स यहां मेंशन कर सकते हैं, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल, यानी कि DE जो है वो पैरेलल हो जाएगी BC के, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो कितना इजी है बच्चों सारी चीजों को, यहाँ पर BPT जो है ना बहुत इजीली यूज हो जाती है, बहुत इजीली आपको समझ में आने लग जाएगी उसकी बातें। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी किया ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली समझने लग जाएगा कि BPT कहाँ कैसे लगानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, देखना जरा क्या कह रहा है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। बच्चों देखो अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करना है ना, तो आपको एक काम करना चाहिए, क्या, कि किसी भी अपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दो, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है कि एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होता है उसमें, ठीक है। एक अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना। तो देखो हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पर ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं आप ABCD, ठीक है। तो हमने यहां ये कहा कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज डायगोनल AC एंड BD जो है वो E पर इस तरह से कट कर रहे हैं कि DE, ये DE जो है ये अपॉन EB, DE अपॉन EB का जो रेशियो है वो इक्वल है CE अपॉन EA के। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्रोपोर्शनली मतलब रेशियोज की बात हो रही है, रेशियो इक्वल हो रहे हैं ना। तो DE अपॉन EB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा EC या CE अपॉन EA के। तो वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ये हमारे को दिया हुआ है, ये प्रूव नहीं करना है, ये तो गिवन है। प्रूव तो हमें ये करना है कि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, अपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर देना है, ठीक है। अब हम लगते हैं इस काम पे। तो देखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, टू प्रूव करना है ये तो कंस्ट्रक्ट किया हमने कि ड्रॉ EA पैरेलल AB। हमने जो ये देखो यहां से बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया इसमें छोटा सा कि FE जो है ये FE ये पैरेलल है AB के, FE पैरेलल है AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्शन से आगे देखो हम कैसे बढ़ते जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ड्रॉ EF पैरेलल AB, तो EF जो है ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी AB के, मीटिंग AD इन F। अब ये क्या कर रहा है, ये जो AD है ये रहा AD, ये इसको F पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, या कह दो मिल रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा भी आप समझना चाहो, है ना। F जो है ये AD पर यहां पर आ गया। अब यहां से फिर वही काम, ट्राइंगल का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि BPT के लिए आपको ट्राइंगल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो इन ट्राइंगल ABD, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ट्राइंगल AB और D, ये रहा ABD। अब इसमें देखो ये FE जो है ये पैरेलल हो गया AB के, तो अब आपका दिमाग चलने लग जाएगा क्या, या DF अपॉन FA जो है वो इक्वल होगा DE अपॉन EB के। देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है, यहां पर देखो DF अपॉन FA, DF अपॉन FA जो है वो इक्वल होगा DE अपॉन EB के। तो देखो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहां पर अब एक चीज सुनो, बट हमारे को तो ये दिया हुआ था कि DE अपॉन EB जो है वो तो इक्वल है CE अपॉन EA के। तो हमने यहां से दोनों बातों को कॉन्ट्राडिक्ट हो रही ना, तो फिर दोनों को इक्वल डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब
कि DF अपॉन EAB इक्वल हो रहा है DE अपॉन EB के, और ये DE अपॉन EB जो है वो इक्वल है C अपॉन EA के, तो इनडायरेक्टली दोनों को भी हमें यहाँ इक्वल रखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से ये DF अपॉन FA जो है, DF अपॉन FA जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, C अपॉन EA के, क्योंकि देखो ये और ये दोनों तो इक्वल सेम ही है ना, तो फिर ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो वो हमने यहाँ पर इक्वली प्रूव कर दिए। देखो यहाँ पर डाल दिया ना, मतलब अभी इन दोनों रिजल्ट से आपको पता लग गया कि यार DF अपॉन FA जो है वो C अपॉन EA के इक्वल प्रूव हो गए। आगे बढ़ो, विच मीन्स इन ट्राइंगल ACD, अब ट्राइंगल ACD की बात कर रहा है, ACD देखो अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो ट्राइंगल ACOD में ACOD की बात भी कर रहा है ना, E and F are points on AC and AD respectively। तो ये जो ACOD में E और F पॉइंट्स इन पर, ये D A के ऊपर F है और ऐसे E A के ऊपर E A C के ऊपर ये E पॉइंट आ रहा है। समझ में आ रही बात? देखो ये जो है डायग्राम्स ये आपको खुद से समझ में आने चाहिए बच्चों, अगर आपको खुद से समझ में नहीं आएंगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। एक एक चीज को देख देख करके कहां कौन सी चीज कहां पर है, जैसे जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूं विच मीन्स इन ट्राइंगल ACD, तो देखो ये रहा A, ये C और ये D, और क्या बोल रहा है E and F are points on AC, तो E पॉइंट तो AC के ऊपर, ये E पॉइंट है AC डायगोनल के ऊपर, ऐसे F जो है R पॉइंट ऑन AD, तो ये देखो ये F पॉइंट जो है ये किसके ऊपर आ रहा है, ये AD या DA, एक ही बात है, AD या DA कुछ भी कह दो फिलहाल, रेस्पेक्टिवली, है ना। समझ में आ गई बात, ऑर्डर से बात कर रहा है। एक लाइन और आगे की समझ लो अब, तो देखो यहां से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया था कि DF अपॉन FA, ये DF अपॉन FA ये कैसे आया था, ये तो हमने बहुत इजीली सीख लिया कि हमने ABD में ट्राइंगल की बात करी थी, EF पैरेलल लिया था AB के, तो बाय द BPT हमने DF अपॉन FA जो है उसे इक्वल किया और फिर यहां से एक रेशियो निकाल लिया था C अपॉन EA के, है ना। वो हमने निकाला कैसे, वो आपने पहले ही देख लिया। अब यहां से आपको एक चीज पता लग जाएगी कि यार जब ये DF अपॉन FA, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर सारा खेल है बच्चों, कि DF अपॉन FA जो है और यहां से जो ये CE अपॉन AC है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो FE है ये पैरेलल हो गया किसके भी, DC के भी। BPT का कन्वर्स देखो ना यार भाई, यहां से आप इसको ऐसे देखो कि ये और ये रेशियो जो है वो ये और ये रेशियो के इक्वल है, तो मतलब दोनों के दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के साथ। कन्वर्स में BPT को देखो ना यार, है ना, रेशियो पहले इक्वल कर दिया गया है, साइड्स का रेशियो। आप इसको ऐसे देखो जरा, ट्राइंगल को मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा देखना, ये A मान लो, है ना, ये यहाँ पर C मान लो, यहाँ पर D मान लो, तो फिर ये यहाँ से आपको ये E दिखेगा और ये F दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये DF अपॉन FA और यहां से ये EC अपॉन AE, तो बस तो फिर ये EF जो है ये CD के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इस फिगर को मैंने वहां पर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बस अब BPT का कन्वर्स लगेगा और फाइनली क्या रिजल्ट निकलेगा कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, DC के या CD के, कैसे भी आपको समझ लो। तो यहां से हमने ये कह दिया कि भैया EF जो है वो पैरेलल है DC के, ये देखो यहां से हमने ये बात कह दी। अब हमारे को एक चीज और पता है कि बट EF पैरेलल है AB के, EF ये रहा, ये पैरेलल था AB के, कहां से, ये तो हमने बाय द कंस्ट्रक्शन देखो शुरू में बात बता दी थी, ये FE पैरेलल टू AB, है ना, FE पैरेलल टू AB ये हमने पहले ही बता दिया था। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट AB इज पैरेलल टू DC। इसका मतलब देखो अब यहां पर क्या बात हुई है भाई, हमें पता था कि FE जो है वो पैरेलल था AB के, यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि FE भी पैरेलल है किसके, DC के, तो इनडायरेक्टली क्या बोल दिया जाएगा कि भैया AB जो है वो भी पैरेलल होगा DC के। ये हमने बचपन में पढ़ा था, अगर आपको एक चीज पता हो तो, कि ये लाइन है L, ये लाइन है M और ये एक और लाइन है N, ठीक है। तो L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, तो फिर हम क्या कहते थे यार N भी क्या होगा, L के पैरेलल होगा। समझ में आई बात? ये बात आपने शायद यूक्लिड में भी पढ़ी होगी 9th में। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, तो बस यहां से हमने ये प्रूव कर दिया भैया कि जो एक मतलब ये जो साइड थी EF ये AB के पैरेलल थी और ये FE जो है ये DC के पैरेलल थी, तो AB भी DC के पैरेलल होगी। और बस यहीं से हमारी बात साबित हो गई, यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो ABCD क्या आ गया, एक ट्रेपीजियम आ गया।
समझ में आई बात आपको कैसे किया ये हमने? और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्वाड्रिलेटरल को अगर आप ट्रेपेजियम प्रूव करना चाहते हो तो एक पेयर ऑफ साइड्स जो है अपोजिट उसको पैरेलल प्रूव कर दो, और वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत इजीली। ठीक बात। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर गायब हो गया इसका। ठीक है, मैं आपको यहां पर पूरा बता देता हूं फिगर क्या है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। नाम दे दिया हमने इसे ए बी सी, और ये यहां पर डी, और ये ई। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या क्या गिवन है बच्चों। एडी गिवन है हमें 5.6, ये एडी 5.6। ठीक है, और AB जो है वो कितना दिया हुआ है 8.4। ये पूरा यहां से यहां तक का AB जो है वो 8.4 है। AB तो दिया हुआ है हमें 8.4, है ना, और AD जो हमारे को है वो कितना गिवन है बच्चों 5.6। ठीक है, अब अगर बच्चों मुझे यहां से DB निकालना हो, DB, तो मैं क्या करूं? देखो DB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा AB में से केवल AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना। तो देखो जो पूरा AB है वो है 8.4, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 5.6। किया जाए सब्ट्रैक्ट, देखो यहां से क्या होगा, DB निकल के आ जाएगी, तो निकाल लो DB को। देखो ये इधर 14 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा 8, यहां बचेगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक इधर गया 14 में से 6 गए तो 8 आ गए, और यहाँ 7 5 गए 2 बच गए। ठीक है, डेसिमल की जगह पे डेसिमल आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट बात वो बोल रहा है प्यारे बच्चों के AE जो है वो 3.8 गिवन है, ये 3.8 गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है AC कितना है 5.7। अब देखो फुल टू AC या AC बड़ा वाला है ना, यानी कि ये AC जो है ये उसने कितना दिया बच्चों 5.7। अब यार आप खुद सोचो कि AE 3.8 है, AC 5.7, तो आप EC नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये तो DB आया था आपका, है ना, यहाँ DB मेंशन कर रहा हूं मैं EC निकालने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, EC। ठीक है, देखो 5.7 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3.8, ये देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, 3.8 गिवन है, 5.7 है, तो करो सब्ट्रैक्ट। देखो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचने वाले। ठीक है, और फिर ये 4 3 1, तो ये 1.9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज बहुत आसानी से आपको एक चीज समझाता हूं मैं। ये उसने खुद ये बात बोली है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। बच्चों DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो फिर बस, अच्छा ये तो वो हमसे प्रूव करवा रहा है ना, DE पैरेलल BC के। तो देखो कन्वर्स लगाएंगे अगर BPT का तो कितना इजीली हम इसे प्रूव कर सकते हैं। भाई DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है ना, तो कन्वर्स लगाओ। अगर हमने AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल प्रूव कर दिया AE अपॉन EC के, तो बस बाय द कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल टू BC, तो हम यहां से वही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। तो देखो AB अपॉन DB मैं यहां पर लिख लेता हूं पूरा, फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे सीधा कि हमें ये प्रूव करना है, प्यारे बच्चों। कहां गया इरेजर। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये हमने ये प्रूव कर देना है कि AD जो है और DB जो है, इन दोनों का जो रेशियो है प्यारे बच्चों वो इक्वल प्रूव कर देना है हमारे को AE अपॉन EC के। अगर ये हो गया तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास DE पैरेलल हो जाएगा BC के। तो बस वैल्यू पुट करो। देखो AD की वैल्यू तो 5.6 गिवन थी बच्चों, AD ये रहा 5.6 अपॉन DB हमने निकाला है 2.8, ये रहा 2.8। ठीक है, इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो कितना आ रहा है, AE अपॉन EC कहां आ रहा है, ये AE तो गिवन था हमारे को 3.8। देखो ये 3.8 गिवन था हमारे को,
और EC हमने खुद निकाला 1.9। देखो ये आ तो रहा है हमारे को 2.8 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम, और ये जब इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 2 टाइम। तो मतलब जो हमने रिजल्ट लिखा कौन सा, ये वाला, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट एकदम करेक्ट है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि बाय द बीपीटी कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी जैसे ही बोलेंगे तो सीधा सीधा डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ठीक है, इसको आप और अच्छे से सिस्टमेटिकली अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे, पहले ये सारी चीजों कैलकुलेट करके रख लेते थे। ठीक है, उसके बाद हमको डी को पैरेलल प्रूव करना था बीसी के, तो हम ये पहले ही रिजल्ट ले लेते कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है, तो हमारे को ये रेशियो को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये होगा। तो बस इसको बाद में लिख के पहले रिजल्ट्स को ले लेते, 2 दोनों इक्वल आ जाते, या फिर ये भी हो सकता था प्यारे बच्चों कि AD अपॉन DB का रेशियो निकाल लेते। तो आप 5.6 अपॉन 2.8 करते, वो क्या आ जाता, 2/1 आ जाता। नेक्स्ट स्टेप में AE अपॉन EC करते, उसका भी रेशियो निकालते, वो भी 2/1 आ जाता। फिर उसको 1 इसको 2 मानकर दोनों को कंक्लूड करते कि भाई देखो दोनों इक्वल हैं, 2:1 के रेशियो में है, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाते। AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ BPT कि D पैरेलल हो जाएगा BC के। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये था बच्चों ट्राइंगल का ये चैप्टर में बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे थोड़ा जो आगे के चैप्टर्स हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और आपको उम्मीद करूंगा कि आज का लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। तो बच्चों मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।